Dear students, this is me, Dr. Mohammad Bakar Ali, your main MDCAT ECAT instructor. प्यारे बच्चों, हम सेकेंड ईयर के कोर्स का आगाज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। जब हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में बेटा तीन चैप्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। नंबर एक, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। नंबर दो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और नंबर तीन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी सेकेंड ईयर फिजिक्स के जो स्टार्ट के तीन चैप्टर हैं, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इन तीनों चैप्टर्स को अगर हम कलेक्टिवली कुछ कहना चाहें तो उसका क्या नाम है? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। सही है? तो इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिए, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक का जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है? मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। सिन बोर्ड के अंदर आपको मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का नाम नजर आएगा, जबकि पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, केपी के बोर्ड, बलूचिस्तान बोर्ड, इनके अंदर आपको थर्मोडायनेमिक्स या फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के नाम से ये चैप्टर मिल जाएगा। तो मैंने इसी वजह से दोनों नाम मेंशन कर दिए। चलें, अब मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हम सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट करें अपना, और इस लेक्चर के अंदर हम जितने भी गैस लॉज हैं उनको कवर करेंगे। अब हमारे पास जो सबसे पहला गैस लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। और बॉयज लॉ बहुत ही आसान सा लॉ है। मैं जल्दी से आपके लिए इसकी स्टेटमेंट कोट कर देता हूँ, देखिएगा जरा। बॉयल्स लॉ आपसे कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस। देखें, अब यहाँ पे हमने अभी तक दो खास बातें पढ़ी। एक तो हो गया वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा गिवन मास, इसका मतलब मास चेंज नहीं हो रहा। बेटा अगर मास चेंज नहीं होता तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज नहीं होते। इसका मतलब अगर वो आपसे कह रहा है कि गिवन मास, तो गिवन मास का मतलब क्या होता है? गिवन मास का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कांस्टेंट है। यानी इस पॉइंट का मतलब यहाँ पर है कि नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मोल सेम हो तो किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या, अगर नंबर ऑफ मोल सेम हो तो किसी भी गैस का वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन क्या होता है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान कोई रिलेशन है तो एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। जैसे आप बहुत ही लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, एक को बढ़ाने से दूसरा कम हो जाता है। बट प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए। सो एक गैस का जो वॉल्यूम है कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पे, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके? प्रेशर के। इसका मतलब समझते हैं आप? अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि इन्वर्सली है ना। तो प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। अच्छा, आखिरी बात देखिए इन्होंने क्या लिखी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा। ओहो, टेम्परेचर भी सेम है। और जब भी टेम्परेचर सेम होता है तो इस केस को हम क्या कहते हैं? आइसोथर्मल। आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर या फिर हीट। तो इसका मतलब जो बॉयल्स लॉ है वो आइसोथर्मल स्टेटमेंट पे काम करता है। अगर हम इसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें तो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शन के लिए हम अपॉन में लिखते हैं, सो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। या फिर आप इसे उल्टा करके बता दें कि अगर आप प्रेशर को कम करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसका मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। बारह। तो देखें, इसके स्टेटमेंट को हम रिपीट करते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पर किसी भी गैस का वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यानी अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो तो प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बहरहाल हमें इतनी बात पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगता है? कांस्टेंट। तो इसी तरह से यहाँ भी अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो क्या लगेगा? कांस्टेंट। और डिवाइड में कौन है? प्रेशर। अगर डिवाइड में प्रेशर है और अगर इस प्रेशर को मैं इक्वल की दूसरी तरफ ले आऊं तो ज़ाहिर है ये अभी डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स पीवी बराबर हो जाएगा किसके? के का मतलब कांस्टेंट।
इसका मतलब अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। क्या स्टेटमेंट याद रखनी है? द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मुन्ने मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन सेम। यानी जब भी कभी आप प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, रिमेन सेम। चले, अब जरा मैं पॉइंट को हाईलाइट करता हूँ जल्दी जल्दी। देखें, बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर भी सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहेंगे। क्योंकि टेम्परेचर सेम रहेगा इस वजह से हम इसे आइसोथर्मल कहेंगे। सेम टेम्परेचर सेम नंबर ऑफ मोल्स पे किसी भी गैस का वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। यानी अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। फिर अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को देखें, यानी अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। इसका मतलब द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन सेम। ये तीन चार पॉइंट्स हैं जो कि बॉयल्स लॉ से रिलेटेड आपने याद रखने। अच्छा, बॉयल्स लॉ को बेटा उल्टा भी लिखा जाता है। यानी जरूरी नहीं है कि इस लॉ को हम इसी फॉर्म में लिखें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम। सो जो बॉयल्स लॉ है वो दोनों फॉर्म्स में लिखा जाता है। यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर, दोनों मेथड से हम इसको लिखते हैं। अच्छा, अब देखें डेरिवेशन का जो पोर्शन है ना, अब इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन का पोर्शन हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं होता। एमडी कैट के हवाले से, ई कैट के हवाले से हमें डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे काम करना पड़ता है। तो एक तो आपने याद रखना है कि पीवी बराबर है किसके, कांस्टेंट के। और इसका इसका जो फाइनल फॉर्मूला आता है मुझे वो क्या होता है, इसका फाइनल फॉर्मूला होता है P1 V1 बराबर है किसके, P2 V2 के। और इसी फॉर्मूले को हम किस में यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है भाई। चलें, अब जल्दी से हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। ये हमारे फाइनल डेरिवेशन है, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। अच्छा, थ्योरी से रिलेटेड मैं आपको एक बात और बता दूं। ये जो आपने कांस्टेंट लिखा है ना, ये कांस्टेंट इसकी वैल्यू वेरी करती है। और इसकी वैल्यू कब वेरी करेगी, जब आप नंबर ऑफ मोल्स चेंज करेंगे। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दें तो बेटा इसकी वैल्यू भी क्या करेगी, वेरी करेगी। तो आप समझ जाइएगा कि अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो कांस्टेंट सेम रहेगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल चेंज करेंगे तो फिर के की वैल्यू भी चेंज होगी। इधर के गैस सेम है या डिफरेंट है। इस पॉइंट को इस तरह से समझ लें, ऑक्सीजन के अगर आप 2 मोल्स यूज करेंगे, ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी। अगर आप हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स 2 से बढ़ा के 4 कर देंगे तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी। यानी इसकी वैल्यू क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कम यूज करेंगे इसकी वैल्यू अलग आएगी। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू भी बदलेगी। नंबर ऑफ मोल्स और बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू और चेंज होगी। तो के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि के बराबर होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम के। और दूसरी बात, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पे। अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो के भी सेम है। अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे तो के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब हम इस बॉयल्स लॉ से रिलेटेड पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट। अच्छा बेटा, ये जो न्यूमेरिकल है ये हमने कराची बोर्ड की फिजिक्स की बुक से लिया है। ठीक है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो बॉयल्स लॉ है ये 2 सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड है। ये टॉपिक केमिस्ट्री का भी है, ये टॉपिक फिजिक्स का भी है। यानी जब आप बॉयल्स लॉ का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप समझ लें कि आपकी फिजिक्स भी कवर हो रही है और आपकी केमिस्ट्री भी कवर हो रही है। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर कवर हो रहा है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर कवर हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर 1 गैसेस। ठीक है। तो ये आपकी कराची बोर्ड की फिजिक्स की बुक से लिया गया है। ठीक है, जो सेकेंड है की आपकी न्यू बुक है। देखिए जरा ये न्यूमेरिकल आपसे क्या कहता है। ये न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है अ सिलेंडर कंटेन 0.80 डीएम क्यूब। ओ, डीएम क्यूब किसकी यूनिट होती है मैंने, वॉल्यूम की। तो हम समझ गए कि हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट अ प्रेशर। अब देखें किसकी बात हो रही है, प्रेशर की। और प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1.2 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर हमें पता लग गया, प्रेशर कितना है, 1.2 एटमॉस्फेयर। आगे चलते हैं। अच्छा, पहले इसको अगर हम लिख दें, यानी वो आपसे कह रहा है कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है, 0.8।
अच्छा, पॉइंट के बाद जीरो की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए मैं सिर्फ 0.80 मेंशन कर रहा हूँ। और जबकि जो प्रेशर है वो कितना गिवन है मुन्ने, 1.2 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को शॉर्ट में हम लिखते हैं 18। A piston slowly starts compressing gas to a pressure। तो कह रहे हैं पिस्टन ने धीरे धीरे गैस को कंप्रेस करना शुरू किया टू अ प्रेशर ऑफ, एक और प्रेशर की बात हो रही है। और अब ये प्रेशर कितना है, 6 atm। और प्रेशर कितना हो गया भाई, 6 atm। पहले प्रेशर कितना था, 1.2, बट अब प्रेशर कितना है, 6 atm। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक से ज्यादा प्रेशर दिए हुए हैं। तो सिंपली जो पहले वाला हमारा डेटा था उसके साथ हम क्या मेंशन कर देते हैं, 1। और जो बाद वाला डेटा है हमारे पास उसके साथ हम क्या मेंशन कर देंगे, 2। जरा, एक प्रेशर और वॉल्यूम पहले होगा और एक प्रेशर और वॉल्यूम बाद में होगा। तो जो पहले गिवन है उसे 1 का नाम दे देंगे, जो बाद में गिवन है उसे हम 2 का नाम दे देंगे। द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। जो गैस का टेम्परेचर है वो सेम है, इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेट, हमें क्या करना है, मालूम करना है। किस चीज को मालूम करना है, फाइनल वॉल्यूम को। फाइनल वॉल्यूम का मतलब बाद वाला वॉल्यूम, दैट इज V2। यानी हमें V2 मालूम करना है। हमें इतनी बात पता है कि इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी, P1 V1 बराबर है किसके, P2 V2 के। चलिए इस फॉर्मूले को जल्दी से जरा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें इसमें से क्या मालूम करना है, जल्दी से देखिएगा, हमें V2 मालूम करना है। याद रखिएगा हमेशा जिस भी चीज को हमें मालूम करना होता है उन्हें, उसे हम पता है क्या कर लेते हैं, तन्हा। हमेशा अपनी मंजिल को तन्हा कर लें, उसे पाना आसान हो जाता है। तो P2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो P1 बाय P2 बराबर है किसके, V2 के। अब मैं जल्दी जल्दी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, देखिएगा जरा। P1 कितना है मुन्ने, 1.2। P1 कितना, 1.2। सिमिलरली V1 कितना है, 0.8। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.8। और P2 कितना है भाई, P2 को देखें जरा जल्दी से, कितना गिवन है, 6। अच्छा अब देखें इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपली इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दें ताकि इसका डेसिमल हट जाए। कैसे होगा, गौर से देखिएगा। अ, सबसे पहले से एक्सपोनेंट में लेके आए, ये पॉइंट इस वक्त यहाँ है, ऐसे यहाँ ले जाइए, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। जब भी पॉइंट राइट साइड पे जाता है तो वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती है। देन फिर 0.8, तो इस पॉइंट को भी यहाँ शिफ्ट कर दें, तो कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। सिमिलरली डिवाइड में हमारे पास क्या गिवन है, डिवाइड में हमारे पास गिवन है 6। अब हम इसे कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब अगर हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा 2 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आती है, 16। 2 8 जा 16। अब देखें 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, यानी इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 10 की पावर-2। अब वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, तो देखें जिस क्वांटिटी में वॉल्यूम गिवन है उसी यूनिट में हम वॉल्यूम निकाल देंगे। हमें वॉल्यूम किस में गिवन था, डीएम क्यूब में, तो हम अपना आंसर भी डीएम क्यूब में ही मेंशन करेंगे। अच्छा हो सकता है 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर-2 ऑप्शन में हो या ना, मतलब ये वैल्यू आपको ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें। यानी हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि अभी अगर पॉइंट कहीं नहीं है, मैंने अगर पॉइंट कहीं नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट आखिर में है। अगर इस पॉइंट को मैं एक, अभी हो गया 1.6, एक और शिफ्ट करूं तो यानी अब ये हो गया 0.16। देखिएगा जरा ये क्या हो गया, 0.16। तो मैंने इसको दो डिजिट पीछे कर दिया। तो जब भी हम लेफ्ट पर लेके जाते हैं पॉइंट को तो बेटा वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती है। तो मैं कितना लेके गया, दो डेसिमल, दो डिजिट इसको पीछे लेके गया तो वैल्यू क्या आ गई, 10 की पावर+2। और पहले से क्या थी, 10 की पावर-2। अब 10 की पावर+2 और 10 की पावर-2 आपस में क्या हो गई, कैंसिल। और हमारा आंसर कितना आ गया, 0.16। ये आपको ऑप्शन को देखते हुए काम करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर-2 है, दैट्स फाइन, आप यहीं पे काम खत्म कर दें। लेकिन हो सकता है कि डेसिमल में आंसर हो तो फिर आपको 10 की पावर-2 को कैंसिल करना पड़ेगा। और 10 की पावर-2 को कैंसिल करने के लिए जाहिर है आपको क्या चाहिए, 10 की पावर-2। तो पहले हमने 10 की पावर-2 बनाई और फिर हमने उसे -2 से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया।
तो बेहद आसान न्यूमेरिकल था, बेहद आसान न्यूमेरिकल था। अच्छा, लाजमी तौर पे ना आपको प्रेशर की यूनिट्स याद होनी चाहिए, ठीक है। कुछ बातें मैं थ्योरी से रिलेटेड आपको और बता रहा हूँ, उनको आप साथ साथ सुनते रहिए जल्दी जल्दी, ठीक है। आ, कुछ प्रेशर्स की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। देखें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रेशर है वो कौन कौन सी यूनिट्स में एक्सप्रेस। देखें, प्रेशर से रिलेटेड हमें जो यूनिट्स याद रखनी है उसमें पहली बात ये है कि प्रेशर की जो एसआई यूनिट है, बेटा प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हम इसे पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। जबकि कॉमन यूनिट्स इसकी बहुत सारी हैं, और अ, अब हम एक एक करके इसकी कॉमन यूनिट्स को देखते हैं। जैसे अगर हम कॉमन यूनिट्स की बात करें तो इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉमन यूनिट है वो है एटीएम, यानी कि एटमॉस्फेयर। इसके अलावा भी कई सारी यूनिट्स हैं, जैसे टॉर, जैसे पीएसआई, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, बार, एमएमएचजी, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, सीएमएचजी, सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, और इंचेस ऑफ मर्करी। तो ये सारी यूनिट्स इसकी अदर यूनिट्स हैं, ठीक है। अब आपको इनके रिलेशन भी पता होने चाहिए। तो बेटा इनके रिलेशन क्या है, जल्दी जल्दी आप अपने पास नोट कीजिएगा कि इनमें से कोई भी रिलेशन वो आपसे पेपर में पूछ सकता है। एक एटीएम बराबर होता है 101,325 पास्कल, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। इसी तरह से एक एटीएम बराबर होता है 760 टॉर के, ठीक है। आप 760 टॉर कह लें, या आप इसे कह लें 760 एमएमएचजी, ठीक है। इसी तरह से एक एटीएम बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी के। बिल्कुल इसी तरह से एक एटीएम बराबर होता है 29.92 ऑफ मर्करी के। देखिए, एमडी कैट में हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए। चलें, इसी तरह से एक एटीएम बराबर होता है 101.325 किलो पास्कल के, सही है। इसी तरह से वन एटीएम बराबर होता है 1.01325 बार के। इन सारी यूनिट्स को आपने अच्छे से देखना है। इसके अलावा कुछ बातें मैं आपको थ्योरी से रिलेटेड और बता रहा हूँ, और ये बातें प्रेशर की मेजरमेंट से रिलेटेड है। जैसे अ, अगर हमें प्रेशर को मेजर करना हो तो हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम कहते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर का काम क्या होता है, किसी भी गैस के प्रेशर मेजर करना। तो इसका पर्पस क्या है, मेजर गैस प्रेशर। तो जब भी आपने किसी गैस के प्रेशर को मेजर करते हैं तो हम किसका सहारा लेते हैं, मैनोमीटर का। इसी तरह से अगला मीटर है बेरोमीटर। बेरोमीटर का क्या काम है, मैंने बेरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, यानी हमारे इर्द गिर्द का जो प्रेशर है जिसे हम एक्सटर्नल प्रेशर भी कहते हैं, तो इससे हम हवा के प्रेशर को मालूम करते हैं, यानी मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर हम इससे मालूम करते हैं वेपर प्रेशर को। ये सारी टर्म्स आपने याद रखनी है। अगर आप एमडी कैट ई कैट क्लियर करना चाहते हैं आपको चीता बनना पड़ेगा, चीते नहीं, नो एमडी कैट ई कैट। इसी तरह से एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। अच्छा, स्फिग्मोमैनोमीटर का क्या काम है, स्फिग्मोमैनोमीटर का काम होता है कि ये आपको ब्लड प्रेशर को मेजर करके देता है। तो हम लिख रहे हैं मेजर ब्लड प्रेशर। अब हम जल्दी से दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। बोलो। ये बॉयल्स लॉ का दूसरा न्यूमेरिकल है, और ये आपके केमिस्ट्री की फेडरल बोर्ड की बुक से लिया है। मैंने आपको बॉयल्स लॉ शुरू करने से पहले बताया था कि बॉयल्स लॉ का जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री के अंदर भी इंक्लूड है और फिजिक्स के अंदर भी इंक्लूड है। तो हम दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइनली लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखें कि न्यूमेरिकल, इसकी सोर्स पहले मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। इट्स फ्रॉम फेडरल बोर्ड
ठीक है, फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री। देखिएगा जरा न्यूमेरिकल को, एट सी लेवल वेयर द प्रेशर, काम की बात क्या है, प्रेशर, प्रेशर वाज 755 टॉर। तो हमें जो प्रेशर गिवन है वो प्रेशर कितना है, 755 टॉर। आगे चलते हैं, द बलून ऑक्युपाइड 2 मीटर क्यूब, 2 मीटर, मैंने मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब यूनिट होती है वॉल्यूम। इसका मतलब हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज 2 मीटर क्यूब। आगे चलते हैं, व्हाट वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम ही दे रहे हैं और वॉल्यूम ही पूछ रहे हैं, पागल हो गया लगता है। वॉल्यूम के आगे क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। इसका मतलब दो दो वॉल्यूम, तो जाहिर है एक फर्स्ट वॉल्यूम और एक सेकंड वॉल्यूम। तो इसी तरह से प्रेशर भी एक पहला वाला होगा और एक बाद वाला प्रेशर होगा। चले, विल द बलून एक्सपेंड व्हेन इट हैज राइजन टू एल्टीट्यूड वेयर द प्रेशर, ओ देख रहे हैं, एक और प्रेशर आ गया, कितना, 10 टॉर, 10 टॉर। तो P2 कितना है, 10 टॉर। तो पहले प्रेशर कितना था, 755 टॉर, बाद में प्रेशर कितना है, 10 टॉर। पहले वॉल्यूम कितना था, 2 मीटर क्यूब, बाद का वॉल्यूम कितना है, अभी निकाल देंगे। हमें पता है कि बॉयल्स लॉ के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो कौन सा होता है, P1 V1 बराबर है किसके, P2 V2। और आपको पता कैसे लगता है ये न्यूमेरिकल बॉयल्स लॉ का है, आपको पता है, बार बार आपसे कहेगा कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ एक एक करके, जल्दी जल्दी। चले, आपको इतनी बात पता है कि जब भी हम किसी चीज को मालूम करना चाहते हैं तो उसे क्या कर देते हैं, तन्हा, उसे क्या कर देते हैं, तन्हा। कभी भी अगर आप अपनी मंजिल को तन्हा करते हैं तो उसे पाना आसान हो जाता है। उसके बाद देखें P2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसे नीचे ले जाएंगे। अब देखें, अब आपकी मंजिल के पास कोई नहीं है, अब आप इसे पा लें। पहला प्रेशर कितना है, पहला प्रेशर है 755, ये आ गया 755। पहला वॉल्यूम कितना है, 2 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय P2, P2 कितना है, 10। चलें, जरा देखिएगा इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 755 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ अपने मुन्ने को, 2 5 जा 10, तो जीरो यहाँ, वन ऊपर, 2 5 जा 10, वन प्लस कर दें 11, यानी वन यहाँ, फिर एक वन ऊपर। और 2 7 जा 14, और 14 में अगर आप वन प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, यानी ये हो गया 1510। वॉल्यूम कितना हो गया, 1510, और डिवाइड में क्या मौजूद है, 10। अब क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो को क्या कर दें, कैंसिल। तो यानी आपके पास जो वॉल्यूम आया वो पता है कितना आया, 151। और यूनिट क्या लगाएंगे आप, मुझे जिसमें आपको वॉल्यूम पहले गिवन है वही यूनिट लगा देंगे। देखें जरा, देखें जरा, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अभी भी आप क्या लगाएंगे, मीटर क्यूब। अब हम जल्दी से चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। प्यारे बच्चों, बॉयज लॉ का जो तीसरा न्यूमेरिकल है हमने लिया है पंजाब बोर्ड की बुक से, और पंजाब बोर्ड की केमिस्ट्री की बुक से। अगर हम फिजिक्स में देखते हैं ना, तो फिजिक्स में इतने न्यूमेरिकल्स बॉयज लॉ के मेंशन नहीं है, बट केमिस्ट्री में इसके न्यूमेरिकल्स हमें ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने पंजाब बोर्ड की केमिस्ट्री की बुक से लिया है। जल्दी से देखते हैं इस न्यूमेरिकल में वो आपको कौन कौन सी वैल्यूज दे रहा है। अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम, हमारे काम की चीज आ गई, वॉल्यूम ऑफ 10 dm3। तो सबसे पहले एक वॉल्यूम गिवन है जो कि कितना है, 10 dm3। आगे चलते हैं, इज इनक्लोज इन अ वेसल ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मुन्नी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है, ये टेम्परेचर है। अच्छा, आप समझते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब समझते हैं आप, मुन्ने डिग्री सेंटीग्रेड तो स्टैंडर्ड है ही नहीं। हमें लाजमी तौर पर डिग्री सेंटीग्रेड में क्या प्लस करना पड़ता है, 273, क्या प्लस करना पड़ता है, 273, ताकि वो वैल्यू किस में आ जाए, केल्विन में। तो जब आप इसमें 273 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 273 केल्विन। तो इसका मतलब हमें जो टेम्परेचर गिवन है वो 273 गिवन है। अच्छा देखें, इस टेम्परेचर को ना अभी मैं मेंशन नहीं कर रहा अपने डेटा में, और जब ये न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं इसे मेंशन क्यों नहीं कर रहा। एंड द
प्रेशर इज 2.5 atm। कितना प्रेशर है? 2.5। मैं जल्दी से लिख देता हूँ, प्रेशर इज 2.5 atm। आगे चलते हैं। दिस गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड अंटिल द न्यू प्रेशर इज 2 atm। अब जो नया प्रेशर है वो कितना है भाई? 2 atm। एक से ज्यादा प्रेशर हो गए, इसका मतलब पहले वाला जो डेटा था वो 1 और बाद वाला जो डेटा है वो 2। व्हाट विल बी, व्हाट का मतलब क्या, विल बी द न्यू वॉल्यूम, यानी हमें क्या मालूम करना है? नया वॉल्यूम। तो यानी V2 हमें फाइंड करना है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? इफ द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 273 केल्विन। स्टार्ट में टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मतलब क्या है? 273 केल्विन। और बाद में भी टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। ओहो, इसका मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, पहले भी 273 केल्विन, बाद में भी 273 केल्विन। तो भाई ये तो कांस्टेंट है। इसका मतलब अब वो आपको न्यूमेरिकल में लिख के नहीं दे रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर, बल्कि उसने दो बार एक ही जैसी वैल्यूज दे दी, ताकि आप समझ जाएं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इस टेम्परेचर को हमें फॉर्मूले में यूज नहीं करना, ये तो कांस्टेंट है भाई। बताइए, बॉयल्स लॉ के लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वो कौन सा होता है? P1 V1 बराबर है किसके? P2 V2 के। मंजिल 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 V2। इसका मतलब इसको क्या कर दें? तन्हा कर दें। तन्हा करने का मतलब पता है? इसके पास जो जो कुछ है सबको हटा दो, सबको हटा दो। तो इसके पास P2 है भाई, इसको नीचे फेंक दो। सो P1 V1 बाय P2 बराबर है V2 के। अब जल्दी जल्दी वैल्यूज पुट कर दें। बताइए, P1 कितना है? P1 कितना है? P1 गिवन है 2.5, तो मैं P1 की जगह पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2.5। V1 कितना? V1 कितना? V1 कितना? V1 इज 10। P2 कितना? P2 कितना? P2 कितना? 2। चलिए, अब जल्दी से हम क्या करेंगे, पहले 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। बल्कि एक काम करते हैं, पहले हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 1 जा, 2 5 जा 10। यानी हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा है वो क्या है? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड में 1 बचा। डिवाइड में 1 की कोई अहमियत होती नहीं है। अब मैं जल्दी से आपको 5 से मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ, अभी आप छोटे हैं ना। 5 5 जा 25। तो 5 यहाँ 2 पर पॉइंट आ गया, आप भी पॉइंट लगा दें। 5 2 जा 10, और इसमें 2 प्लस कर दें, कितना हो गया? 12। यानी आपका जो आंसर है वो कितना है? 12.5। आपको पता है यूनिट क्या आएगी? वो भाई जो वॉल्यूम की यूनिट पहले ही थी वही अब लगाओगे। तो पहले देखें जरा क्या था? डीएम क्यूब। तो अब भी यूनिट क्या होगी? डीएम क्यूब। अब मैं एक एक न्यूमेरिकल इसका और करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, ये बॉयज लॉ का चौथा न्यूमेरिकल है, और ये बलूचिस्तान की बुक से लिया गया है, और बलूचिस्तान की केमिस्ट्री की बुक से। चलें, जल्दी से देखते हैं इस न्यूमेरिकल में कौन कौन सी वैल्यूज हमें गिवन है। लिखा हुआ है अ ग्रीन कलर बलून। आपने कभी हरे रंग का बलून देखा है? नहीं ना। अभी देखिए, हमने आपको दिखाया। अ ग्रीन कलर बलून ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम। हमारे काम की चीज क्या आ गई? वॉल्यूम। कितना दिया हुआ है? 25 dm क्यूब। तो देखिए जरा, हम जल्दी से लिख देते हैं, वॉल्यूम हमें कितना गिवन है? 25 dm क्यूब। आगे चलते हैं। विद द गैस प्रेशर, हमारे काम की चीज क्या है? प्रेशर। कितना गिवन है प्रेशर? 1.25। सो प्रेशर के आगे जल्दी से लिख देते हैं 1.25 atm, यानी कि एटमॉस्फेयर। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा? यानी वॉल्यूम दिया हुआ भी था, और वॉल्यूम मालूम भी करना है। इसका मतलब पहले जो डेटा था वो 1 1, अब जो डेटा है वो 2 2। द प्रेशर इज इंक्रीज टू 2.5। प्रेशर बढ़ के कितना हो गया? 2.5। तो प्रेशर यानी बाद वाला प्रेशर कितना है? 2.50 atm। और फिर वो आपसे कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर से आप समझ गए कि न्यूमेरिकल किसका है? बॉयल्स लॉ का। तो हमें पता है कि बॉयल्स लॉ के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? P1 V1 बराबर है किसके? P2 V2 के। मंजिल क्या है? मंजिल क्या है? V2। हमेशा अपनी मंजिल को क्या कर लेते हैं? तनहा। चलें, कैसे तनहा करोगे? P2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो P1 V1 बाय P2 बराबर है V2।
जल्दी जल्दी मैं वैल्यूज रख रहा हूँ, देखिएगा जरा। P1 1.2, 1.25, V1 25, देन P2, P2 कितना, P2 कितना, 2.5, 2.50। अब यहाँ पे आपको सिक्स सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिएगा जरा, देखें, मुन्ने 1 का डबल 2, 25 का डबल 50, 1 का डबल 2, 25 का डबल 50, 1 का डबल 2, 25 का डबल 50। इसका मतलब 1.251 और 1.252 ओहो। अब देखिएगा जरा क्या बचा, ऊपर से बचा 25 और नीचे से क्या बचा, 12। अब सॉरी 2। अब देखें, किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करने का मतलब समझते हैं आप? मैंने किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है उसे आधा कर दो। क्या कर दो? आधा कर दो। तो आपको नहीं लगता कि 25 का आधा 12.5 होना चाहिए, है ना? और नहीं, अगर आप में इतनी अकल नहीं है, आप इतना सिक्स सेंस नहीं है, तो फिर आप इसे ऐसे डिवाइड करें, नीचे वाला नंबर बाहर, ऊपर वाला नंबर अंदर करते चले जाओ, इसे डिवाइड करते चले जाओ। और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो कि किसी भी चीज को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, आधा। तो 25 का आधा यानी 25 का आधा कितना होता है, 12.5 यानी कि 12.5। वॉल्यूम की यूनिट क्या थी पहले से, डीएम क्यूब। दोबारा हम वॉल्यूम किस में कैलकुलेट करेंगे, डीएम। जिस वैल्यू जिस यूनिट में हमें फिजिकल क्वांटिटी गिवन होती है, आंसर भी हम उसी फिजिकल क्वांटिटी में निकालते हैं। यहाँ पर हमने बॉयज लॉ के न्यूमेरिकल्स खत्म कर लिए, बॉयज लॉ की थ्योरी खत्म कर ली। अब हम बॉयज लॉ के ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ को डिस्कस करने से पहले आप तीन बातें मेमोराइज करें कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, और ये लॉ दोनों तरह से काम करता है, यानी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर, ये बात भी ठीक है, और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम, ये बात भी ठीक है। इसका मतलब पता है आपको क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, और इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम को बढ़ाने से प्रेशर कम होगा। तो बॉयल्स लॉ जो है वो दोनों तरह से वर्क करता है, ठीक है? इसमें डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल को हम आपस में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने याद क्या रखना है मुन्ने, प्रोपोर्शनलिटी के साथ बाद जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है? अच्छा, और प्रोपोर्शनलिटी से पहले जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट। अब आपने याद क्या रखना है, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे। कहाँ लेते हैं? एक्स एक्सिस पे। और जो डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे हम कहाँ लेते हैं? वाई एक्सिस पे। चले, अब हम जल्दी से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। हम्म, देखिएगा जरा। चलें, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम कहाँ लेते हैं? एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पर हम किसको लिख दें? प्रेशर को। और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहाँ लेते हैं? वाई एक्सिस पे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम कहाँ ले लें? वाई एक्सिस पे। अब याद रखिएगा कि जब भी आपका रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, क्या, जब भी आपका रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है तो मुन्ने ग्राफ कैसा बनता है? हाइपरबोला, यानी कि कर्व। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ यही बता रहा है कि जैसे जैसे वॉल्यूम कम होता रहेगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा, ठीक है? वॉल्यूम वाई एक्सिस पे ना। तो देखें, ये नीचे जा रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है। नीचे जाने का मतलब, ग्राफ के नीचे जाने का मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम। और ग्राफ के आगे जाने का मतलब प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है ना? देखें, इस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में वॉल्यूम कम हो रहा है। तो जैसे जैसे ग्राफ नीचे जा रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, और जैसे जैसे ग्राफ आगे जा रहा है प्रेशर बढ़ रहा है, यानी वॉल्यूम को कम करने से प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है। अच्छा, अगर हम सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, यानी अगर हम इनको रिवर्स कर दें, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिवर्स कर दें, तो फिर अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा उसको भी देखें। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। यानी
ये कैसे हो जाएगा, देखें। अब क्या होगा, अब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे क्या ले लेंगे, वॉल्यूम, और डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे क्या ले लेंगे, प्रेशर। अभी भी क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, हाइपरबोला यानी कर्व ग्राफ बनेगा। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है, देखिए ना, ग्राफ इज अलोंग द वाई एक्सिस, यानी जैसे जैसे प्रेशर कम हो, नीचे ग्राफ जाने का मतलब प्रेशर कम हो रहा है, तो जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आगे जा रहा है इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है इसका मतलब प्रेशर कम हो रहा है। इतनी बात अगर आप ना भी याद रखें, बस इतना याद रखिएगा कि जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है तो लाजमी तौर पे ग्राफ कैसा बनता है, हाइपरबोलिक। अच्छा, अब तीसरे ग्राफ को देखिएगा जरा। तीसरा ग्राफ क्या है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर। देखिएगा, इससे रिलेटेड मैं आपके लिए दो ग्राफ्स ड्रॉ कर रहा हूँ, और दोनों ही ग्राफ को जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहला ग्राफ, और इसी से रिलेटेड एक ग्राफ में और ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ पीवी, यानी ना सिर्फ प्रेशर ना सिर्फ वॉल्यूम, बल्कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया पीवी, और जेड एक्सिस यानी सॉरी एक्स एक्सिस पे मैं जो वैल्यू ले रहा हूँ वो एक जगह मैं प्रेशर की ले लेता हूँ और एक जगह पे मैं जो है वो वॉल्यूम की ले लेता हूँ। अब आपको इतनी बात पता है कि ग्राफ ना तो ऊपर जाएगा ना ही ग्राफ नीचे जाएगा। क्यों? अगर ग्राफ ऊपर जाता है तो इसका मतलब पीवी बढ़ रहा है, और अगर ग्राफ नीचे जाता है तो इसका मतलब पीवी कम हो रहा है। ओ भाई, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ग्राफ ना तो ऊपर जाएगा ना ही ग्राफ नीचे जाएगा, बल्कि ग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। देखें, और से देखिएगा जरा, यहाँ देखें, ग्राफ ना तो ऊपर जाएगा ना ही ग्राफ नीचे जाएगा, बल्कि ग्राफ पता है कैसे, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि भाई पीवी तो कांस्टेंट है, यानी ग्राफ ना तो ऊपर मूव कर रहा होगा ना ही ग्राफ नीचे मूव कर रहा होगा, बल्कि ग्राफ बस अलोंग द स्ट्रेट लाइन जा रहा होगा। सो पीवी के साथ अगर प्रेशर का ग्राफ है तब भी वो बिल्कुल स्ट्रेट है, और पीवी के साथ अगर वॉल्यूम का ग्राफ है तो भी वो बिल्कुल स्ट्रेट है। अच्छा, अगर इसी ग्राफ्स को हम मजीद छेड़ दें, जैसे ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, जो हमने वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान बनाया, ये जो ग्राफ है, अगर इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूं, देखें, एक जगह पे तो हम अभी भी वॉल्यूम ही ले रहे हैं, बट दूसरी जगह पे हम प्रेशर की जगह पता है क्या ले रहे हैं, वन अपॉन प्रेशर। ओहो, तो जब भी आप काम कुछ इस तरह से करेंगे तो जो रिलेशन इनवर्स था वो डायरेक्ट माना जाएगा, और डायरेक्ट रिलेशन में जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन। समझे? तो अगर वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ग्राफ होगा, कर्व होगा, बट वॉल्यूम और वन अपॉन प्रेशर के दरमियान जो ग्राफ होगा वो कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो चुका है। इसी तरह से ये जो दूसरा ग्राफ है जिसे आप देख रहे हैं गौर से, ये जो ग्राफ है आपके सामने ड्रॉ हुआ है, किसके दरमियान बना हुआ है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। इस ग्राफ को भी मैं थोड़ा सा छेड़ रहा हूँ। क्या? मैंने वाई एक्सिस पे तो प्रेशर रखा, बट ऑन एक्स एक्सिस मैं सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम नहीं बल्कि वन अपॉन वॉल्यूम रख रहा हूँ, इसे हम वॉल्यूम इनवर्स भी कहते हैं। अब इन दोनों का जो रिलेशन इनवर्स था, अब वही रिलेशन क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। तो याद रखिएगा कि अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज को अपॉन की फॉर्म में लिखेंगे तो जो रिलेशन इनवर्स होता है वो चेंज हो जाता है, वो डायरेक्ट हो जाता है। अगर डायरेक्ट था तो इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स था तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक हमने बॉयज लॉ के न्यूमेरिकल्स, बॉयज लॉ का ग्राफ, बॉयज लॉ से रिलेटेड थ्योरी, ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से कवर कर ली। अब हम चलते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ। प्यारे बच्चों, अब हम सेकंड लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ में वो आपसे क्या कह रहा है, द वॉल्यूम, ठीक है, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम हो गया। फिर वो कह रहा है गिवन मास। आपको पता है गिवन मास का मतलब है कि मास जितना आपको दे दिया उतना ही आपने यूज करना है, यानी एक्सपेरिमेंट से पहले
और एक्सपेरिमेंट के बाद, दोनों ही सूरतों में आपको मास क्या रखना है, सेम रखना है। तो जब मास सेम होता है तो मास सेम होने का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल सेम है, सेम एज इट इज। ये भी हमने बॉयल्स लॉ में भी कवर किया था। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वो कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ मोल सेम हो, साथ में कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर भी सेम हो, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। यानी अगर आप नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। हमें इतनी बात पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ भी अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का सिंबल मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, के। अगर मुझे कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी है तो ज़ाहिर है टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो वी बाई टी किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट के। ठीक है। यानी अगर आप बॉयल्स लॉ की बात करते थे तो बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू कांस्टेंट आती थी। बट यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करने से आपके पास जो वैल्यू है वो सेम आएगी, कांस्टेंट आएगी। चलिए अब इसका एक छोटा सा ग्राफ है और एक न्यूमेरिकल है। पहले हम न्यूमेरिकल को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक के ग्राफ की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल हमने लिया है ये पंजाब बोर्ड की केमिस्ट्री की बुक से हमने लिया है। और हम देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में हमें वो किस तरह की वैल्यूज दे रहा है। देखें, लिखा भाई 250 cm3। हमें इतनी बात पता है कि जो cm3 है वो किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की। इसका मतलब हमें वॉल्यूम गिवन है कितना, 250 cm3। आगे चलते हैं, स्कूल फ्रॉम 127 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, टेम्परेचर। एक टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरा टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओहो, यानी दो टेम्परेचर्स हैं। हमें पता है कि डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, केल्विन में। देखिए केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। कैसे, आप क्या करें, आपका जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में क्या जमा कर दें, 273। तो आपका जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, केल्विन में। तो 3 और 7 10, तो 0 यहाँ, 1 ऊपर जहन में। 7 और 2 9, 1 प्लस कर दें तो 10, देन फिर 0 यहाँ, 1 ऊपर जहन में। फिर 2 और 1, 2 और 1 इज 3, और फिर 1 जो जहन में था वो लिख दें। यानी 3 + 1 इज 4। तो 400 केल्विन हो गया। यानी कि आपको जो पहला टेम्परेचर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 400 केल्विन। उसके बाद लिखा हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी जरा जल्दी से केल्विन में कन्वर्ट कर दें। तो 27 वो भी नेगेटिव का है ये। तो नेगेटिव के 27 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप प्लस कर देंगे इसमें 273। अच्छा, अब आपने ऐड नहीं करना, बल्कि अब तो आपने वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, आपने वैल्यू निकालनी है इसमें से। यानी 273 में से आपने माइनस का 27 निकालना है। तो जब आप इसमें से माइनस का 27 निकालेंगे तो देखिए इसे आप कैसे सॉल्व करें। आप सिंपल लिखें यहाँ पे, यहाँ लिख दें आप 273 माइनस 27। देखिए 3 में से 7 माइनस हो सकते हैं, नहीं, तो आप क्या करेंगे, बराबर में से एक नंबर ले लें। तो जब बराबर में से आप एक नंबर लेंगे तो इस 7 की जगह कितना बचेगा, 6। और जब ये 1 ये अपने बराबर वाले को दे देगा तो ये हो जाएगा 13। तो 13 में से 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 6। 6 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4। और 2 में से, अब देखें यहाँ कोई नंबर ही नहीं है, सो 2 में से कुछ भी नहीं निकला तो 2 ही बच गया। यानी जब आप माइनस के 27 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो टेम्परेचर कितना आएगा, 246 केल्विन। न्यूमेरिकल को और आगे पढ़ेंगे तो देखिए लिखा हुआ है प्रेशर कांस्टेंट। हमें इतनी बात पता है कि जो भी काम हम चार्ल्स लॉ में करते हैं उसमें प्रेशर क्या होता है,
कांस्टेंट होता है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो देखिए यहाँ मेंशन भी हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर। और याद रखिएगा कि कभी भी अगर वो आपसे कांस्टेंट प्रेशर की बात करता है तो इसका मतलब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब प्रेशर सेम है। तो सेम के लिए हम लिखते हैं आइजो, और प्रेशर के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है बार। तो इसका मतलब ये प्रोसेस जो है वो आइसोबैरिक है। जबकि बॉयल्स लॉ कौन सा था, आइसोथर्मल, लेकिन ये क्या है, आइसोबैरिक। जब टेम्परेचर सेम होगा तो आप उसे आइसोथर्मल कहेंगे, जब प्रेशर सेम होगा तो आप उसे क्या कहेंगे, आइसोबैरिक। और यहाँ तक के आपने जो अभी ग्राफ ऊपर बॉयल्स लॉ के ड्रॉ किए ना, अगर उन ग्राफ को अगर हम देखें तो हमें इतनी बात पता है, ये जो ग्राफ है आप देख रहे हैं, हमें इतनी बात पता है कि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये जो ग्राफ है, यानी ग्राफ का जो स्लोप है, आपको पता है इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आइसोथर्म। ये लाइन क्या कहलाएगी, ये लाइन कहलाएगी आइसोथर्म। यानी जो स्लोप आ रहा है हम उसे क्या कहें, आइसोथर्म। और ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को आप क्या कहेंगे, आइसोथर्मल ग्राफ। ठीक है। तो जब टेम्परेचर सेम होता है तो हम उसे आइसोथर्मल कहते हैं। और इसी तरह से अगर प्रेशर सेम होगा तो आप उसे क्या कहेंगे, आइसोबैरिक। तो चार्ल्स लॉ को पहचानने का तरीका यही है, चार्ल्स लॉ में साफ साफ वो आपको लिख के देगा कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। देखिए फिर उसके बाद लिखा हुआ है कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम, हमें क्या मालूम करना है, नया वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम के आगे क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। अब आपके पास दो तरह का डेटा हो गया, एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर आपको पहले गिवन है, और एक टेम्परेचर और वॉल्यूम आपको बाद में गिवन है। जब भी हम चार्ल्स लॉ को अप्लाई करते हैं और हमारे पास दो वॉल्यूम और दो टेम्परेचर होते हैं, देखें चार्ल्स लॉ का एक बेसिक फॉर्मूला तो ये आ गया जो आपके सामने नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ। ठीक है, यानी V अपॉन टी बराबर है के के। अगर हम इसे बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट देखें, जैसे हमने बॉयल्स लॉ में देखा था, P1 V1 बराबर है P2 V2 को, जो कि छोटी सी डेरिवेशन के बाद आया था। तो इसी तरह से चार्ल्स लॉ की भी एक छोटी सी डेरिवेशन है, और उस डेरिवेशन के बाद जो आंसर आता है वो क्या आता है, V1/T1 बराबर है किसके, V2/T2 के। लेकिन क्योंकि डेरिवेशन हमारे एमडी कैट का पार्ट नहीं है, इस वजह से हम इस डेरिवेशन को सॉल्व नहीं कर रहे, हमें डायरेक्ट किस पे काम करना पड़ता है, फॉर्मूले पे। बट आप जब इसे ड्राइव कर लेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, V1/T1 बराबर है V2/T2। तो हमें यहाँ पे देखें दो वॉल्यूम और दो टेम्परेचर दिए हुए, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा दें, V1/T1 बराबर है किसके, V2/T2। मंजिल देखें जरा, मंजिल देखें V2, यानी आपको पता लग गया कि आपने V2 मालूम करना है, तो इसे सबसे पहले क्या कर लेंगे, तनहा कैसे, T2 नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1 बराबर है किसके, V2। अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बताइए पहला वाला वॉल्यूम कितना है, 250, पहले वाला टेम्परेचर, बाद वाला टेम्परेचर कितना है, 246। तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 246 से। देन उसके बाद हमारे पास T1, T1 कितना है, 400। अब हम इसे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। जल्दी से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास बचा है 25/40। हम इसे टू के टेबल, हम इसे 5 के टेबल से कट करते हैं। देखें 5 5 जा 25, और 5 8 जा 40। इसे मजीद कट करें, टू के टेबल से कट होगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिलहाल हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 5 × 123 डिवाइडेड बाय 4। अब आप क्या करेंगे, जल्दी से 5 को 123 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो 5 यहाँ 1 ऊपर, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, अब 1 प्लस कर दें। तो जब आप 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, फिर दोबारा 1 ऊपर, अब 5 1 जा 5, और फिर जब आप इसे
वन प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 615। और नीचे डिवाइड में कौन है, 4। अब आप क्या करें, सिंपल, आप इसे डिवाइड कर दें। देखिए नीचे वाला नंबर बाहर आता है और ऊपर वाला नंबर अंदर। क्या 4 के टेबल में 6 आता है? नहीं, 4 के टेबल में 6 नहीं आता, बट 4 के टेबल में 4 तो आता है। कितने पे, 1 पे। 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 2। बराबर से क्या बचा, 1। फिर और क्या बचा, 5। क्या 4 के टेबल में 2 आता है? नहीं। क्या 4 के टेबल में 21 आता है? नहीं। बट 4 के टेबल में 20 तो आता है। कितने पे, 5 पे। तो 21 में से अगर 20 माइनस कर दिए तो 1 बचा। और यहाँ से क्या बचा, 5। क्या 4 के टेबल में 15 आता है? नहीं। बट 4 के टेबल में 12 तो आता है। कितने पे, 3 पे। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 153। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप देखें तो 15 में से 12 गए तो कितना बचा, 3। अब 4 के टेबल में तो 3 आता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 4 के टेबल में क्या 4 के टेबल में क्या 30 आता है? नहीं। बट 4 के टेबल में 28 आता है। कितने पे, 7 पे। यानी 4 7 जा 28। फिर उसके बाद दोबारा 2 बच गया। तो क्या 4 के टेबल में 2 आता है? नहीं। बट 4 के टेबल में 0 आता है। कितने पे, 4 के टेबल में 20 आता है। कितने पर आता है, 5 पर। तो हमने इसे 4 5 जा 20 पर कट कर दिया। यानी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 153.75। अच्छा, अब देखें, इसका छोटा सा एक ग्राफ है और थोड़ा सा टिपिकल है, बट हम उसे जल्दी से ड्रॉ करते हैं। देखिए, हमारे पास चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इस केस में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं और प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट। चलिए, और प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, आइसोबैरिक। मुन्ने, जो चीज प्रोपोर्शनलिटी की बात होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा कहाँ आती है, एक्स एक्सिस के ऊपर। और जो प्रोपोर्शनलिटी से पहले होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट चीज हमेशा कहाँ मिलेगी आपको, वाई एक्सिस पे। तो मैं एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को रख रहा हूँ और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम को रख रहा हूँ। क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, इस वजह से जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। खैर, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अब ये जो आपके पास स्लोप नजर आ रहा है आपको, आप इसे पता है क्या कहेंगे, आइसोबैरिक। ये आइसो बार, क्योंकि प्रेशर क्या है, सेम। और ये पूरा ग्राफ क्या कहलाएगा, आइसोबैरिक ग्राफ। अच्छा, ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है इसका कि डिग्री सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग बना हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप इस पॉइंट को देखें तो मुन्ने यहाँ जो वॉल्यूम होगा ना, इस वॉल्यूम को हम बोलेंगे वी नॉट। वी नॉट वो वॉल्यूम होता है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया जाता है। लेकिन हमें एक बात पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो स्टैंडर्ड ही नहीं है। भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो स्टैंडर्ड ही नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड तो केल्विन में लिया जाता है। तो अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करें तो क्या वैल्यू आएगी, देखिएगा जरा। हमें पता है कि जब भी हम डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम 273 प्लस कर देते हैं। और अगर हम इसका उल्टा कर दें, यानी अगर हम केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, 273 माइनस करेंगे। अच्छा, अभी हमारे पास क्या वैल्यू है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में लाना चाहें तो जब भी आप डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन की तरफ जाएंगे, जब भी आप डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन की तरफ जाएंगे तो देखिएगा जरा, ये किसके बराबर होगा,
0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस इसमें अगर मैं 273 ऐड कर दूं तो ये वैल्यू कितनी होगी, 273 केल्विन। यानी ये जो वी नॉट है, ये जो वी नॉट है, ये डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से तो जीरो है, बट ये केल्विन के हिसाब से 273 केल्विन है। तो इसका मतलब ये पॉइंट जीरो है बट विद रिस्पेक्ट टू डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू केल्विन जीरो नहीं है। तो अगर हम इसे केल्विन में भी जीरो बनाना चाहें, यानी अगर विद रिस्पेक्ट टू केल्विन भी हम इसे जीरो लें, यानी कि 0 केल्विन, तो 0 केल्विन कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा? पहले जरा हम इस चीज को चेक करते हैं। देखिए, पहले हमने क्या देखा कि जो ओरिजिन का पॉइंट था, ओरिजिन का पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड पर तो जीरो है, लेकिन जब हमने उसे केल्विन में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो वो पॉइंट जीरो नहीं आया, बल्कि वो पॉइंट कितना आया, 273 केल्विन। इसी पॉइंट को अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में देखते हैं तो वो जीरो होता है, बट ये जीरो जो केल्विन है ये डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा इसको देखें जरा। अब मैं 0 केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जा रहा हूँ, तो जब भी केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 273 माइनस कर देते हैं। यानी अगर हम 0 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब इस ग्राफ के अंदर ये जो पॉइंट है ये जीरो है, बट ये विद रिस्पेक्ट टू डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को 0 केल्विन पे लाना चाहूँ तो फिर ये पॉइंट बराबर होगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड के। इसका मतलब ग्राफ में आपको कुछ जो है वो बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ये जो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू आ रही है नेगेटिव में आ रही है। चलें, अब मैं इस ग्राफ को जरा बैकवर्ड मूव करके दिखाता हूँ आप। देखिए, अब हम इसी ग्राफ को जरा नेगेटिव में लेके जा रहे हैं। पहले हमने ग्राफ बनाया था सिर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर, बट अब जो है हम इस ग्राफ को लेके जा रहे हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर पर ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 केल्विन के। यानी हमने देखें ग्राफ शुरू होगा जीरो से, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तो नॉर्मल ग्राफ बन गया, बट अगर आप इस ग्राफ को 0 केल्विन पर शो करना चाहेंगे तो फिर जाहिर है आपको ये ग्राफ बैकवर्ड प्लॉट करना पड़ेगा। तो अब देखें, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और अब देख रहे हैं ये जो पॉइंट है, ये जो मिड, ये जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो ये शो करेगा कि इस जगह पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बट इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, 0 केल्विन, जो कि बराबर किसके होगा, 273 -273 डिग्री सेंटीग्रेड के। और अगर आप इसे और अप्रोप्रिएटली लिखें तो ये बराबर होता है 273.16। कुछ बोर्ड्स में लिखा हुआ है 0.16 और कुछ बोर्ड में लिखा हुआ है 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिर्फ हम अपने ग्राफ में 0 डिग्री से 0 केल्विन लाने के लिए हमने इस ग्राफ को बैकवर्ड शिफ्ट किया, क्योंकि 0 केल्विन को जब हम डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहे थे तो वो किसके बराबर आ रहा था, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और टेम्परेचर अगर नेगेटिव में आ रहा है तो हम समझ गए कि ये तो वैल्यू बैकवर्ड चली गई। अगर पॉजिटिव आता तो ग्राफ को आगे की तरफ लेके जाते, बट क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रही थी इसलिए ग्राफ को हम पीछे की तरफ ले गए। अब ये जो टेम्परेचर है ना आपके पास 0 केल्विन, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये बहुत ही खास पॉइंट। अब मैं इस पॉइंट को डिफाइन करने जा रहा हूँ, यानी 0 केल्विन को या फिर -273 को डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, या फिर 0 केल्विन। हम इसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो या फिर 0 केल्विन। अगर हम एब्सोल्यूट जीरो या 0 केल्विन की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट जीरो या 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर वैल्यू जो है वो कितनी हो जाती है, जीरो। अब आपको इतनी बात पता है कि
टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो किस में यूज किया जाए? केल्विन में। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो किस में यूज किया जाए? केल्विन में। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? आप टेम्परेचर को जीरो कर रहे हैं। जब आप टेम्परेचर को जीरो करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो जीरो है, और टेम्परेचर की जीरो होने की वजह से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी कितनी होगी? जीरो। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv² के। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो दो ही चीजों की वजह से हो सकती है। एक तो मास की वजह से, और दूसरा स्पीड की वजह से। क्या किसी भी बॉडी का मास जीरो हो सकता है? नहीं, किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता। अगर आप अपनी बात करें, मेरी बात करें, किसी भी चीज की बात करें, तो उसका मास आप जीरो कैसे करेंगे? इसका मतलब मास तो जीरो नहीं हो सकता। तो मास तो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, स्पीड जीरो के बराबर हो सकती है। और स्पीड जीरो के बराबर कब होगी? जब वो बॉडी रुक जाएगी। यानी जब एक बॉडी रेस्ट में आती है तो उसकी स्पीड किसके बराबर हो जाती है? जीरो के बराबर। इसका मतलब अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। और काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है तो उसका मास जीरो नहीं है, उसकी स्पीड जीरो है। अगर पार्टिकल्स की स्पीड जीरो है, इसका मतलब ये वो पॉइंट है जिसपे मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन का मतलब कि मॉलिक्यूल्स की हरकत करना, इस पर मॉलिक्यूलर मोशन किसके बराबर हो गई? जीरो के बराबर। यानी कि मॉलिक्यूलर मोशन तो सीज हो चुकी है भाई। तो हमें इतनी बात याद रखनी है कि एब्सोल्यूट जीरो पर जो टेम्परेचर है वो जीरो के बराबर है। टेम्परेचर जीरो के बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर है तो स्पीड जीरो के बराबर है। स्पीड जीरो के बराबर है तो मॉलिक्यूलर मोशन जीरो, यानी कोई गैस के पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर रहे। आगे चलें। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी चीज को ठंडा करते हैं तो ज़ाहिर है वो चीज जम जाती है। आपको पता है, आप गैस को 0 केल्विन पे लेके जा रहे हैं। 0 केल्विन बहुत कम टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर किसके बराबर होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड के। ओ भाई, इतना कम टेम्परेचर है, इतना कम टेम्परेचर है, इतना कम टेम्परेचर है कि इस टेम्परेचर पर, यानी कि 0 केल्विन पर, जो कि बराबर है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इस टेम्परेचर पर जितनी भी गैसेस हैं वो इतनी ठंडी हो जाएंगी, इतनी ठंडी हो जाएंगी कि वो लिक्विड बन जाएंगी। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जिसपे जितनी भी गैसेस हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? लिक्विड में। अच्छा, अगर गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो अगर मैं यहाँ पर गैस वॉल्यूम की बात करूं तो एट 0 केल्विन या फिर -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड गैस का वॉल्यूम क्या होगा? जीरो। क्यों? गैस तो है ही नहीं, गैस तो लिक्विड बन गई। तो इस टेम्परेचर पर एक तो टेम्परेचर जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, स्पीड जीरो है, मॉलिक्यूलर मोशन जीरो है, गैस इतनी कूल हो गई कि वो लिक्विड बन गई, और लिक्विड बनने की वजह से गैस का वॉल्यूम किसके बराबर हो गया? जीरो के, क्योंकि गैस तो बची नहीं, सारी की सारी गैस किसमें कन्वर्ट हो गई? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई। अच्छा, अब हम जल्दी से चलते हैं अगले लॉ पे, जो कि है एवोगाड्रोस लॉ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना गैस का थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं, डेट इज एवोगाड्रोस लॉ। देखिएगा जरा, एवोगाड्रोस लॉ आपसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या कह रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को सेम कर दें तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेम नंबर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर वॉल्यूम किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। लेकिन शर्त यह है कि टेम्परेचर और प्रेशर लाजमी तौर पे क्या रहना चाहिए? सेम। तो मैं लिख रहा हूँ आर कैप कांस्टेंट। चलें,
आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब पता है? देखें, अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। हमें इतनी बात भी पता है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या लगता है? कांस्टेंट। और यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं? के। बहरहाल, अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालूंगा तो ज़ाहिर है ये नंबर ऑफ मोल्स नीचे जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। सो वी बाय एन बराबर है किसके? के के। हमारे पास ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गई। अच्छा, अगर हम दो नंबर ऑफ मोल्स और दो वॉल्यूम्स की बात करें, यानी बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट बात करें, तो एक छोटी सी डेरिवेशन होती है। और उस डेरिवेशन के बाद हमारे पास एक खास फॉर्मूला आ जाता है। वो फॉर्मूला क्या है? V1/N1 बराबर है किसके? V2/N2 के। चलें भाई, अब हम जल्दी से इसके दो न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। बहुत आसान से न्यूमेरिकल हैं, बहुत इजीली हम उनको कवर कर लेंगे। अ, दोनों न्यूमेरिकल्स आपके सिन बोर्ड की केमिस्ट्री की बुक के हैं। पैडल बोर्ड के अंदर या अदर बोर्ड्स के अंदर इसके न्यूमेरिकल गिवन नहीं है। तो हम सिन बोर्ड्स के जल्दी से दो न्यूमेरिकल कवर करते हैं और फिर हम इसका ग्राफ कवर करेंगे ताकि एवोगाड्रोस लॉ कंप्लीट हो जाए। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिएगा। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 26.4 डीएम क्यूब ऑफ अ गैस। आपको पता है कि डीएम क्यूब किसकी यूनिट होती है? बोले डीएम क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है। इसका मतलब हमें क्या गिवन है? वॉल्यूम। तो हम जल्दी से लिख देते हैं, वॉल्यूम बराबर है 26.4 डीएम क्यूब के। देन कंटेन्स 1.26 मोल्स। और मोल्स कितने? मोल्स गिवन है 1.26 मोल्स। आगे चलते हैं। इफ 0.2 मोल्स आर एडेड। भाई ये मोल्स नहीं है, ये तो वो मोल्स हैं जो ऐड किए हैं। इस बात को समझिएगा, ये वो मोल्स हैं जो मोल्स हमने ऐड किए हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? यानी ये N2 नहीं है। नए मोल्स आने के लिए हमने इतने मोल्स ऐड किए हैं। तो देखें जरा ये क्या होगा। यानी जो नए नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कैसे बने? 0.25 मोल्स को ऐड करके। तो मोल्स पहले कितने थे? 1.26। उस 1.26 में आपने कितने मोल्स ऐड कर दिए भाई? 0.25। चलें, तो 5 6 11, वन यहाँ, वन ऊपर, 2 2 4, 1 प्लस 5 हो गया। अब जीरो और वन कितने होते हैं? उन्हें वन होते हैं। तो नए मोल्स कितने आए आपके पास? 1.51 मोल्स। आगे चलेंगे, लिखा हुआ है व्हाट। व्हाट विल बी न्यू वॉल्यूम? व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम? यानी कि वॉल्यूम हमें क्या करना है? फाइंड आउट। यार दो नंबर ऑफ मोल्स और दो ही वॉल्यूम, इसका मतलब जो पहले वाला डेटा है वो 1 1 और जो न्यू डेटा है वो 2 2। आपको पता है कि जब भी हम दो नंबर ऑफ मोल्स और दो प्रेशर पे काम करते हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? दो नंबर ऑफ मोल्स और दो वॉल्यूम पे काम करते हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? V1/N1 बराबर है V2/N2। मंजिल देखें, मंजिल, मंजिल इज V2। हमेशा अपनी मंजिल को क्या कर लेना चाहिए? तन्हा। वैल्यूज पुट करेंगे। चलें, हाँ, V1/N1 और ये जो N2 नीचे डिवाइड हो रहा था ये भी आगे क्या हो गया? मल्टीप्लाई। देखिएगा जरा, V1 इज 26.4 मल्टीप्लाई N2 1.51 कितना? 1.51। चलिए, डिवाइड में हमारे पास कौन सी वैल्यू है? N1 की। N1 कितना है? 1.26। उन्हें इसको काटना बहुत मुश्किल है, चाहे आप कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो काटने में, लेकिन फिर भी आप इसे नहीं काट सकते। ये कोई आम कैलकुलेशन नहीं है, ये बहुत खतरनाक कैलकुलेशन है। इसमें हम अपनी आसानी के लिए राउंड ऑफ करेंगे विदाउट
राउंडिंग ऑफ द डेटा बहुत मुश्किल है। मैं आपको सिखाऊंगा कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, देखिएगा जरा। देखिए 1.51 की जगह आप इसे राउंड ऑफ कर दें 1.50 में, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो इतनी वैल्यू नहीं रखते, तो बड़े आराम से आप उसे राउंड ऑफ कर दें। तो मैंने 1.51 की जगह क्या लिख दिया, 1.50। देखें, ऊपर से एक नंबर कम किया ना, मैं नीचे से भी एक नंबर कम कर दूंगा। 1.26 की जगह मैं से कितना कर दूंगा, 1.25। अब मैं पॉइंट को शिफ्ट करूंगा। याद रखिएगा कि जितना पॉइंट ऊपर से शिफ्ट करें उतना ही अगर नीचे से शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट नहीं लगता। क्या, जितना पॉइंट ऊपर से शिफ्ट करें उतना ही पॉइंट नीचे से शिफ्ट करें तो एक्सपोनेंट नहीं लगता। देखें, ये एक्सपोनेंट, ये पॉइंट में एक, दो, टू टाइम्स शिफ्ट कर रहा हूँ, ये देखें, एक, दो, ये भी टू टाइम्स शिफ्ट कर रहा हूँ, तो भाई एक्सपोनेंट नहीं लगता। लेकिन अभी आप छोटे हैं इसलिए मैं आपको एक्सपोनेंट लगा के दिखाता हूँ। देखें, 26.4 मल्टीप्लाई 1.50 था, तो हमने पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये वैल्यू हो गई 150 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। ठीक है, और नीचे से भी वैल्यू को देखिएगा जरा, 125, पॉइंट को हमने दो डिजिट शिफ्ट किया तो 10⁻⁻² आ जाएगी। यार भाई -2 से -2 कैंसिल, कह रहा था ना एक्सपोनेंट नहीं लगता। तो भाई जितना पॉइंट ऊपर से शिफ्ट करते हैं उतना ही पॉइंट अगर नीचे से शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाता है, तो आप लगा ही क्यों रहे हैं उसको। चलें, अब हम इसे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा जरा। 5 3 ज़ा 15, जीरो बचा, वो हमने ऐसे ही लिख दिया। यहाँ देखिए, 5 2 ज़ा 10, टू बचा और आगे से 5 बचा, यानी कितना हो गया, 25। सो 5 5 ज़ा 25। मजीद काटेंगे, मजीद काटेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। अब जरा एक्सप्रेशन को देखते हैं एक दफा। सो V2 इज 26.4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5। क्या मैं अपने मुन्ने को मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाऊंगा। देखिए, अब मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ। 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, तो 4 यहाँ 2 पर, 4 यहाँ 2 पर, पॉइंट है, पॉइंट अपनी जगह भी लगा दिया हमने। 6 6 ज़ा 36, और जो 2 पर था वापस ले आओ, 38 हो गया। 8 यहाँ 3 ऊपर, 6 2 ज़ा 12, वो जो 2 पर है वापस लाओ, वो जो 2 पर है वापस लाओ, 3 ऊपर था बल्कि, तो जब 3 को वापस लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, और 3 ऊपर से वापस लाएंगे तो 15, तो ये आ गया 158.4 और डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसे कैंसिल करेंगे, आपको पता है इसमें कितना टाइम लगेगा, घड़ों टाइम लग जाएगा, इसमें घड़ों टाइम लग जाएगा। इससे बचने के लिए हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे, और राउंड ऑफ करने में मैं आपकी मदद करूंगा, अभी आप बहुत छोटे हैं। देखिए, मुझे पता है कि पॉइंट के बाद तो वैल नंबर्स की कोई अहमियत ही नहीं होती, तो मैं इसे अपनी मर्जी से राउंड ऑफ कर दूंगा। कैसे, 158.4 की जगह मैं इसे 5 कर रहा हूँ, ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए। पॉइंट के बाद हम नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं, पॉइंट के बाद नंबर्स को राउंड ऑफ करने में कोई मसला नहीं होता, ट्रस्ट मी। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 के टेबल में 8 नहीं आता बट 1 तो आता है, यानी 5 1 ज़ा 5, पॉइंट, यहाँ से 3 बचा, आगे से 5 बचा, यानी हो गया 37। यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 5 बचा, ये हो गया 35। 35 5 के टेबल में कब आता है, 7 पर आता है, तो यानी हमारा जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 31.7। अब रही बात यूनिट की, तो मुन्ने जिसमें वॉल्यूम हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ था उसी उसी यूनिट में निकाल देंगे। जरा वॉल्यूम की यूनिट देखिएगा, DMQ। देखें, वॉल्यूम की यूनिट कितनी गिवन है, DMQ, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, DMQ में। तो इसके साथ मैं कौन सी यूनिट लगा दूं, DMQ। इसी की तरह का एक और न्यूमेरिकल है, वो भी हम जल्दी से कर लेते हैं ताकि हमारा
एवोगाड्रोस लॉ न्यूमेरिकल के रिस्पेक्ट से खत्म। डियर स्टूडेंट्स, ये जो न्यूमेरिकल है ये भी हमने सिन बोर्ड केमिस्ट्री की बुक से लिया है। चलें जरा इस न्यूमेरिकल की कंडीशन को देखते हैं। लिखा हुआ है अ सिलेंडर कंटेन्स 2.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। यानी कंटेनर है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर ऑक्सीजन की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं, 2.2। चलें आगे चलते हैं। एट एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। व्हेन ऑक्सीजन गैस इज पम्प्ड व्हेन ऑक्सीजन गैस इज पम्प्ड इनटू द सिलेंडर, जब हमने ऑक्सीजन गैस को सिलेंडर के अंदर पंप किया, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज चेंज फ्रॉम 2.0 टू 3.4 DMQ। अब देखें आपको दो वॉल्यूम्स उसने एक साथ दे दिए। एक वॉल्यूम दिया हुआ है 2.0 और दूसरा वॉल्यूम दिया हुआ है 3.4। यानी एक वॉल्यूम हो गया 2 DMQ। देखिए पॉइंट के बाद जीरो की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए मैंने 2.0 की जगह सिर्फ 2 लिखा है। और जो दूसरा वॉल्यूम है आपके पास वो कितना है, 3.4 DMQ। अच्छा, क्योंकि दो वॉल्यूम्स दे दिए तो हम समझ गए जो पहले वाला डेटा है वो 1 1 के लिए होगा और जो बाद वाला डेटा है वो 2 2 के लिए होगा। बहरहाल कैलकुलेट हाउ मैनी मोल्स। हमें क्या मालूम करने हैं, हमें मोल्स मालूम करने हैं। लेकिन हाउ मेनी मोल्स आर एडेड, उसने ये नहीं पूछा कि मोल्स होंगे कितने, उसने तो ये पूछा कि कितने मोल्स ऐड होंगे भाई। तो हमें असल में मालूम करना है डेल्टा एन। ठीक है, कितने मोल्स ऐड हुए या कितने मोल्स निकले, इसे हम कहते हैं डेल्टा एन। और कितने मोल्स पहले थे, N1, कितने मोल्स बाद में है, N2। लेकिन कितने मोल्स ऐड हुए या कितने मोल्स निकले, तो इन्हें हम कहते हैं डेल्टा डेल्टा चेंज मुन्ने। बट डेल्टा निकालने के लिए लाजमी तौर पे N2 आपको निकालना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। हमें पता है कि जब भी हमें दो वॉल्यूम और दो नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते हैं तो हम एक खास फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, V1/N1 बराबर है V2/N2। मंजिल देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो हम इसे क्या कर दें मुन्ने, तन्हा। इसको तन्हा करना थोड़ा सा मुश्किल है, पता है आपको। हमें जो चीज़ मालूम करनी है वो नीचे है। हमेशा हमारी जो क्वांटिटी होती है वो ऊपर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो N2 आ गया, V2 अपनी जगह पे ही रहेगा। चलें, अब N1 नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और V1 ऊपर था यानी मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। आसान भाषा में जो नीचे है उसे ऊपर ले जाओ, जो ऊपर है उसे नीचे ले आओ। वैल्यूज पुट करेंगे, देखिएगा जरा। V2 इज 3.4, हमने लिख दिया जल्दी से 3.4। N1 इज 2.2 एंड सिमिलरली V1 इज 2। V1 इज 2। चलें, अब हम इसे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। देखें, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, पॉइंट बीच में अपनी जगह पे ही रहेगा। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा है वो क्या है, 3.4 मल्टीप्लाई 1.1। चलें, अब हम इसे क्या करेंगे, जल्दी से मल्टीप्लाई देते हैं। देखिएगा जरा, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 1.1। 1 4 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3। नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्रॉस लगाते हैं। 1 4 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 7 3। हमने ऐड करके लिख दिया। अब अगर आप इसे बहुत गौर से देखें तो अब हमें इसमें पॉइंट लगाना है। आपको पता है पॉइंट कितनों के बाद लगेगा, देखें यहाँ अगर आप गौर से देखें तो पॉइंट 1 के बाद और पॉइंट 1 के बाद, तो पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद हो गया, 2 के बाद।
तो हम भी ऐसे ही दो गिनेंगे, 1 2, यानी जो पॉइंट लगेगा वो यहाँ लगेगा। यानी N2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3.74 मोल्स। क्या हमें N2 मालूम करना था? नहीं भाई, हमें तो डेल्टा एन मालूम करना है। और आपको डेल्टा एन का फॉर्मूला पता है? डेल्टा एन का देखें, कभी भी हम अगर किसी चीज का चेंज मालूम करते हैं तो कैसे करते हैं, बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सो अगर हम डेल्टा एन मालूम करना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, N2 माइनस N1। चलिए, बाद वाले नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 3.74 जो हमने अभी निकाले, माइनस पहले के मोल्स कितने थे देखें, पहले के मोल्स कितने थे, 2.2 देखें, 2.2, 2.2, 2.2। तो हम N1 की जगह लिख रहे हैं 2.2। अब हम इसको जल्दी से क्या कर देते हैं, माइनस। अच्छा, गौर से देखिएगा, माइनस करने के लिए अच्छी बात यह है कि डिजिट्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए। तो पॉइंट से पहले एक है, पॉइंट से पहले एक है, बट यहाँ पॉइंट के बाद दो हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद एक है, तो आप जीरो लगा दें ताकि सेम हो जाए एक्सप्रेशन बिल्कुल। चलिए, अब अगर मैं 4 में से 0 निकालूं तो कितना बचेगा, 4। 7 में से 2 निकालूंगा तो कितना बचेगा, 5। पॉइंट अपनी जगह पे ही है। और 3 में से 2 निकालूंगा तो कितना बचेगा, 1। यानी मेरा जो आंसर आ रहा है वो कितना है, 1.54 मोल्स। इतने मोल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। अब हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ है, और हम जल्दी से ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, देखिएगा। आपको रिलेशन याद है? हाँ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। आपको पता है कि जो बाद वाली क्वांटिटी होती है वो एक्स एक्सेस पे आती है, 36 बार बता चुके, 36 बार। और जो प्रोपोर्शनलिटी से पहले वाली वैल्यू होती है वो वाई एक्सेस पे आती है। चलें, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम एक्स एक्सेस पे रखेंगे और वॉल्यूम को हम वाई एक्सेस पे रखेंगे। क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो इन दोनों के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम ड्रॉ कर देते हैं। यस। अच्छा खैर, अभी जो ग्राफ है, ये ये जो रिलेशन है ये कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर है। याद है आपको, जब आप ये लॉ पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है और प्रेशर भी कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे आइसोथर्म। बॉयज लॉ में बताया था मैंने आपको। और जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने की वजह से हम इसे बोलेंगे आइसोबार। और ये ग्राफ क्या कहलाएगा, आइसोथर्मिक एंड आइसोबैरिक ग्राफ। तो अब हमारे पास ये एवोगाड्रोस लॉ कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं अपने आखिरी लॉ की तरफ, दैट इज प्रेशर लॉ। दो प्यारे बच्चों, अब हम अपने आखिरी लॉ स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रेशर लॉ। और आपको पता है प्रेशर लॉ को प्यार से क्या कहते हैं, प्रेशर लॉ को प्यार से कहते हैं गे लोसेक लॉ। आप इसके नाम पे मत जाइएगा, काम करता था ये, बस नाम सही नहीं है इसका, काम बाकी है, पूरा सही करता था। क्या नाम है इसका, गे लोसेक। हम्म। ये क्या कहता है आपसे, द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास। गिवन मास का मतलब समझते हैं, गिवन मास का मतलब है कि जितना मास एक्सपेरिमेंट से पहले है उतना ही मास एक्सपेरिमेंट के बाद होना चाहिए। आसान भाषा में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम। और ये बात आपने सिर्फ अभी नहीं, बॉयल्स लॉ में भी पढ़ी, चार्ल्स लॉ में भी पढ़ी। अब तक तो आपको चीता हो जाना चाहिए। तो गिवन मास का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम। तो अगर नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो किसी भी गैस का प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है मुन्ने, जिसे हम केल्विन में शो करते हैं। लेकिन याद रखिएगा,
वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। अब क्योंकि हमने पूरी स्टेटमेंट पढ़ ली तो इसे एक लाइन में डिफाइन करेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पर किसी भी गैस का प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यानी कि वो आपसे कहना चाह रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा। और याद हमने क्या रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। तो मैं लिख रहा हूं आर केप्ट कांस्टेंट। चलिए हमें इतनी बात पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ भी जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या लगेगा, कांस्टेंट। और अगर आप कांस्टेंट मालूम करना चाहते हैं तो इस टी को नीचे ले जाइए, यानी मल्टीप्लाई और नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यानी अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू को आपस में डिवाइड कर दें तो वो किसके बराबर आती हैं, वो कांस्टेंट के बराबर आती हैं। और इसी तरह से इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है, बट क्योंकि एमडी कैट ई कैट एंट्री टेस्ट के अंदर डेरिवेशन हमारा काम नहीं होता, इसलिए उसको ड्राइव करने के बाद जो फॉर्मूला आता है वो डायरेक्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दैट इज P1/T1 बराबर है P2/T2। तो बहुत ही आसान सा लॉ है, इतना मुश्किल नहीं है। चलें, अब हम इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बहुत आसान। और एक कंडीशनल न्यूमेरिकल है, देखिएगा जरा। द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज changed from 400 Kelvin to 800 Kelvin। वो आपसे क्या कह रहा है, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज चेंज फ्रॉम 400 Kelvin to 800 Kelvin। What will be the change in pressure? और आपको ऑप्शंस भी दूंगा आज मैं। पहला ऑप्शन 2 टाइम्स, ऑप्शन बी 1/2 टाइम्स, ऑप्शन सी 4 टाइम्स, ऑप्शन डी 8 टाइम्स। देखिएगा जरा, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे, टेम्परेचर 400 से 800 हो गया, टेम्परेचर 400 से 800 हो गया। इसका मतलब अगर टेम्परेचर 400 से 800 हो रहा है तो हम समझ गए कि भाई टेम्परेचर तो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ओहो, टेम्परेचर डबल हो रहा है। तो आपको एक बात पता है, टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, ये लूसेक ने बताया था। इसका मतलब अगर टेम्परेचर डबल होगा तो भाई प्रेशर भी तो डबल होगा। और डबल का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स। इसका मतलब अगर टेम्परेचर 400 टू 800 हो रहा है यानी डबल हो रहा है, तो भाई प्रेशर भी तो 2 टाइम्स ही बढ़ेगा, प्रेशर भी तो कितना बढ़ेगा, 2 टाइम्स। यानी इस न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो कितना है, 2 टाइम्स। चलें, अब इसका एक छोटा सा ग्राफ है, उसको हम जल्दी से डिस्कस करके इस लॉग को एंड कर देते हैं। चलें, अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ज़ाहिर है हमें रिलेशन याद होना चाहिए। रिलेशन क्या कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, जबकि कांस्टेंट पता है कौन है, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम आर केप्ट कांस्टेंट। देखिएगा, हमें इतनी बात पता है कि प्रोपोर्शनलिटी के बाद वाली चीज एक्स एक्सिस पे आती है, हजार हजार बार बता चुका हूँ। और प्रोपोर्शनलिटी से पहले वाली चीज वाई एक्सिस पे आती है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को हम एक्स एक्सिस पे रख दें और प्रेशर को हम वाई एक्सिस पे रख दें। क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, तो इन दोनों के दरमियान का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा,
स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इन दोनों का जो ग्राफ है वो तो स्ट्रेट लाइन बन गया। बट ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको आप क्या कहेंगे? देखें, ये जो लॉ आपने बनाया है ये बिल्कुल कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, और अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो सेम है। सेम के लिए हम आइसो लिखते हैं, और वॉल्यूम के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कोरम का। इसका मतलब इस स्लोप को हम क्या कहेंगे? आइसो कोरम। और मुन्ने, ये ग्राफ पता है क्या कहलाएगा? आइसो कोरिक ग्राफ। चले, अब एक दफा मैं आपको ग्राफ के बारे में दोबारा बता रहा हूँ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्म, और ग्राफ क्या कहलाएगा? आइसोथर्मिक ग्राफ। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबार, ग्राफ क्या कहलाएगा? आइसोबैरिक ग्राफ। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरम, ग्राफ क्या कहलाएगा? आइसोकोरिक ग्राफ। यहाँ पर हमारे गैस लॉस कंप्लीट हो गए, और हमारा पहला लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में जनरल गैस इक्वेशन विद द वैल्यू ऑफ आर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।